निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कौन सी आकृतियां? समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती। समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं? संकेंद्रीय वृत्त, ये जो वृत्त बना रखे हैं, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, इन तीनों वृत्तों का एक केंद्र है, इनको कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, ये समरूप होते हैं आपस में, ये तीनों वृत्त आपस में समरूप हैं। सभी वर्ग, एक वर्ग ये बना रखा है, एक वर्ग ये, इसकी भुजाओं का मान अलग है केवल, है ना, आकृति सेम है, आकार अलग अलग है, तो इनको बोलेंगे समरूप आकृतियां। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती, एक वर्ग हो और एक आयत हो, तो ये आपस में क्या है? समरूप नहीं, क्योंकि इनका रूप अलग अलग है। इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, लेकिन आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है? अलग अलग है, तो ये समरूप आकृतियां नहीं है। या इस तरह से इसमें कोण अलग अलग है, ठीक है, ये समरूप आकृतियां नहीं है। अगला है एक वर्ग तथा एक चतुर्भुज, हो गया है ये। प्रश्न 2 है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त सर्वांग सम, और कोष्टक में समरूप और सर्वांग सम लिखा है, यहाँ मिट गया। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। देखा होगा तुमने, ये इस प्रश्न में बताया था मैंने, ये सब समरूप है। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, देखो ये और ये तीनों आपस में क्या है? समरूप है। और सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है? सर्वांग सम में क्या होता है? जैसा ये चतुर्भुज, इसकी लंबाई और चौड़ाई, आयत है ना चतुर्भुज आयत वाला, तो इसकी भी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है। सभी भुजाएं दूसरे आयत की सभी भुजाओं के बराबर है, तो इसको कहेंगे सर्वांग सम। जैसे त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुजों की सर्वांग समता में कि इस त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर हो, तो उसे आपस में उनको क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। और समरूप में क्या कहेंगे? एक त्रिभुज आकार में छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। जैसे इस वर्ग में ये आकार में छोटा है, ये बड़ा है, ये आपस में समरूप है। तो समरूप और सर्वांग समता में ये अंतर है। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है, जांच करो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। x की घात 2 ऋण 7x धन 12 बराबर 0। इसका हल होगा, यहाँ चर x है, यहाँ मैंने x के मान बदलते जाएंगे। चर x है, तो चर की अधिकतम घात 2 है। अब तो अधिकतम घात, छोटी घात कौन है? x की घात 1, x की घात 2 ऋण 7 x की घात 1 धन 12 बराबर 0। इसको ऐसा पढ़ेंगे, तो पहले x की घात है 1 छोटी वाली, अतः x की घात 2, तो अधिकतम घात क्या है इसमें? 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ गए? प्रश्न, जांच कीजिए समांतर श्रेणी है या नहीं। यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है 4, 4, 8, 16। इसमें हमने जांच करनी है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी के चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद होते हैं, A1, A2, A3, इस तरह से। तो इसमें एक होता है सर्वांतर, डी। सर्वांतर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद को घटा दो, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, तो हमको सर्वांतर डिफरेंस डी पता चलता है। अगर वो सब जगह एक है तो वो सर्वांतर होगा। इस वाले प्रश्न में देखते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1, ये भी है, A1 भी 4 है, A2 भी 4 है, तो 4 ऋण 4 कितना होता है? 0 हो गया। D1 आ गया 0। अब D2 क्या आएगा?
तीसरा पद ऋण दूसरा पद 8 ऋण 4, 8 में से 4 घटा के 4 आता है कि नहीं, तो 4 आ गया, तो D1 हो गया 0 और D2 हो गया 4। यहाँ पर D1 और D2 ये दोनों क्या है, अलग अलग हो गए। जब अलग हो गए तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर अगला प्रश्न है an बराबर 9 माइनस 5n से इसमें से 11वां पद ज्ञात करना है। तो जहां जहां n होगा वहां हमने 11 लिख दिया। a11 बराबर 9 ऋण 5 n की जगह 11 लिख दिया, 5 गुणा 11 तो क्या a11 बराबर 9 ऋण 5 गुणा गया 11, 5 और 11 को गुणा कर देना, 11 पंजे 55, तो 9 ऋण 55 हो गया। 55 में से 9 घटा देंगे, बड़ी संख्या 55 है ना, 55 में से 9 घटा के कितना हो गया 46। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण, तो जो उत्तर होगा उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण लगा देना, तो इसका उत्तर का ऋण 46। इस तरह से इसका अभ्यास करिए। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हम एक को हटा देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक के बदले दूसरे रख देते हैं। और दूसरा है विलोपन विधि, जिसमें हम एक चर पद को विलोपित कर देते हैं, मैंने शून्य बना देते हैं। और तीसरा है वज्रगुणन विधि। यहाँ पर हम आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के लिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, तो 2 समीकरण हो गए। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर है 14, तो यहाँ पर y जो है उसका पक्षांतर कर देना है, x बराबर हो गया 14 ऋण y, इसको समीकरण 3 लिखना है। अब x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। x के मान को कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। x की जगह 14 ऋण y लिख देना। समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर 4, x की जगह हो गया 14 ऋण y और ऋण y पहले से है बराबर 4, तो ऋण y और ऋण y इधर दाहिनी तरफ देखिए, ऋण y मैंने ऋण 2y होता है, तो y के आगे 1 समझो तुम, ऋण 1y और ऋण 1y, 1 और 1 2, तो उत्तर हो गया ऋण 2y। ठीक है, अब है 14 ऋण 2y बराबर 4 हो गया, तो ऋण 2y बराबर इस 14 का पक्षांत कर दिया हमने, ये धन का ऋण हो गया, तो 14 में से 4 घटा के आगे ऋण 10, तो ऋण ऋण दोनों से हटा दिया हमने माइनस चिन्ह, तो 2y बराबर 10 है, y बराबर 10/2। 10/2 का मतलब क्या होता है, 2 का भाग 10 में देना है। कैसे देते हैं, 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, तो 5 आ गया भागफल, तो y बराबर हो गया 5। अब y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। रखिए जरा, समीकरण 3 क्या है, ऊपर देखिए x बराबर 14 ऋण y, x बराबर क्या हो जाएगा 14 ऋण y की जगह हमने रखना है 5, 14 ऋण 5, 14 में से 5 घटा के कितना आया 9। अतः समीकरण युग्म का हल क्या हो गया, x बराबर 9 और y बराबर